हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट डायग्राम है जिसका उपयोग आज के समय में लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होती है, जहां पे हमें डीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यहां पे एक हमें इमेज देखने को मिल रही है जिसमें एक वाइट कलर की पट्टी दिखाई गई है। और यह पट्टी हमें ये दिखाती, ये जो हमारे पास ये जो बोर्ड है, ये जो वाइट बोर्ड है, इसे हम ब्रेड बोर्ड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो बोर्ड है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं सबके पास होने चाहिए। ये बोर्ड इतना अच्छा होता है कि बिना हम सोल्डरिंग के, बिना किसी वायर के हम इसमें कंपोनेंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है इसमें 4 डायोड की आवश्यकता पड़ती है और इस पड़ती है। दोस्तों, अब तक के हमने जितने भी रेक्टिफायर पढ़े, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और ये जो है हमारा लास्ट रेक्टिफायर है ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोस्तों, जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसमें हमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें हम नॉर्मल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें जो 4 डायोड लगे होते हैं वो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट की भांति लगाए जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने मेजरमेंट में एक टॉपिक पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। दोस्तों, वही सर्किट है जिसमें हम यहाँ पे यूज करके बनाते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो फुल वेव का रेक्टिफिकेशन देता है, अर्थात यह दोनों साइकिल के लिए हमें पूरा का पूरा आउटपुट देता है। ये हमारे इस तरह से आउटपुट देता है, अर्थात इसमें कोई भी साइकिल होती है वो वेस्ट नहीं जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर कि ब्रिज रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। दोस्तों, हमें कोई भी सर्किट बनाने से पहले हम उसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के अंदर हम वो सर्किट इनबिल्ट करते हैं। जैसे इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो हमारा मोबाइल का चार्जर है, ये जो हमारा मोबाइल का चार्जर है, इस मोबाइल के चार्जर में हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। मोबाइल का चार्जर हो गया और जो हमारे बैटरी चार्जर हो गए, उन सब में हमारे ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहता है। यहाँ तक कि जो हमारी एलईडी बल्ब आती है उसको भी अगर आप खोल के देखें तो उसमें भी ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम है क्या। दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हमारा एसी सर्किट होती है, उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर होता है, फिर हमारा रेक्टिफायर सर्किट होती है। यह जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ही हमारा रेक्टिफायर का सर्किट यानी कि जो डायोड होते हैं वो हमारे कनेक्टेड रहते हैं। अब हमें रेक्टिफिकेशन यानी कि डायोड के बाद जो हमारा डीसी मिलता है वो हमें पता है कि वो प्योर डीसी नहीं होता है, और उस प्योर डीसी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है फ़िल्टर का मतलब क्या होता है। फ़िल्टर का मतलब होता है छानना, यानी किसी भी चीज़ को एक दूसरे से अलग करना। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई ख़राब पानी है जिसमें बहुत सारे बालू के कण हैं, तो हम उसको पीने के लिए क्या करेंगे, तो हमें शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए हम उसको फ़िल्टर करते हैं। और फ़िल्टर हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तब जाके हमें लगभग शुद्ध पानी मिलता है। सेम इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर यूज होते हैं, उसके बाद हमें प्योर डीसी मिलती है। और ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है जहाँ पे हम जीना डायोड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे हमारा लोड है और लोड पे हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है वो हम कनेक्ट करते हैं।
दोस्तों बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन की, यानी कि संरचना की। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका कि इसमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है और इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज होता है। दोस्तों इसमें जो डायोड हमारे कनेक्ट किए जाते हैं वो इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि हमारे एक साथ 2 डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस में कार्य करें। 2 डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस में कार्य करें और हमारे 2 डायोड एक साथ ही रिवर्स बायस में काम करें। दोस्तों ये है हमारे ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम। जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया था कि सोर्स था, एसी सोर्स था, फिर एसी सोर्स के बाद हमारा ट्रांसफार्मर, ये हमारा एसी सोर्स है और इस एसी सोर्स के बाद हमारा ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया गया है। अब उसके बाद हमारा जो एक बॉक्स था, उस बॉक्स में हमने एक रेक्टिफायर यानी कि एक ब्रिज रेक्टिफायर ऐड किया था और यही है दोस्तों हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये उसका सर्किट डायग्राम है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 डायोड एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। दोस्तों जब हम इस पर वर्क करेंगे, जब हम इस पर सप्लाई देंगे तो हमारे 2 डायोड D1, D3 और D2 और D4 हमारे एक साथ कार्य करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम इस पर सप्लाई देंगे तो सबसे पहले हमारे D1 और D3 सबसे पहले D1 और D3 ऑन होंगे। इसके बाद जब दूसरी साइकिल अप्लाई होगी तो उस समय D2 और D4 हमारे ऑन होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे है हमारा इसकी वर्किंग कि यह कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रेक्टिफायर होता है वो हमारा एसी पे वर्क करता है। जब हम उस पर एसी इनपुट अप्लाई करते हैं तो एसी हमारी 2 भागों में संपन्न होती है, एक हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरी निगेटिव हाफ साइकिल। तो दोस्तों जब हम पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये हमारी एसी वेवफॉर्म है। जब हमारी एसी वेवफॉर्म अप्लाई होती है तो सबसे पहले हमारी पॉजिटिव साइकिल को लेते हैं। कोई भी साइकिल हम पहले ले सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव साइकिल को पहले अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों जब हम पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो ये सिरा हमारा पॉजिटिव हो जाता है और ये निगेटिव हो जाता है। जब ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, जब हम सप्लाई देते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। दोस्तों एक चीज़ ये बता देते हैं कि इसको याद कैसे किया जा सकता है कि इसकी क्रिया विधि में कौन सा फॉरवर्ड होगा और कौन सा रिवर्स होगा। दोस्तों जब हम इस डायोड को बनाएंगे तो ध्यान देंगे कि ये जो डायोड है ये दोनों की डायरेक्शन एक दिशा में होगी, पैरेलल में एक दिशा में होगी, जैसे कि ये और ये, जैसे कि D1 और D3, D2 और D4 दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, तो जब हम इस पर सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाता है और ये निगेटिव हो जाता है। और डायोड के केस में मैंने बताया था कि अगर उसका पॉजिटिव एनोड से जुड़ा हुआ है तो वो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, और अगर डायोड का जो हमारा कैथोड है वो निगेटिव से जुड़ा है तो वो फॉरवर्ड बायस में होगा। अदरवाइज यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे हमारा D1 भी है और D4 भी है, लेकिन किसका एनोड पॉजिटिव से जुड़ा है, D1 का, और D4 का कैथोड जुड़ा है। इसलिए D1 का एनोड जो है पॉजिटिव से जुड़ा होने के कारण D1 जो होगा वो हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और जहाँ पे माइनस है यहाँ पे ध्यान से देखें तो कौन सा टर्मिनल हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, D3, क्योंकि D3 का जो कैथोड है वो हमारा माइनस से जुड़ा हुआ है। इस कारण से जो हमारा D3 है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, और D4 का जो हमारा कैथोड है वो प्लस से जुड़ रहा है और D2 का जो एनोड है वो
माइनस से जुड़ रहा है, जिसके कारण D2 और D4 हमारे रिवर्स बायस में हो जाएंगे और D1 और D3 हमारे फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। और जो धारा होगी वो हमारी D1 से RL के माध्यम से D3 के रास्ते होते हुए हमारी इस तरह से फ्लो करेगी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया अलग करके कि जब हम इसको पॉजिटिव करते हैं और इसको नेगेटिव करते हैं तो हमारी जो धारा का प्रवाह है वो हमारे D1 से D3 के बीच में हो रहा है। ये हमारी धारा का प्रवाह D4, सॉरी इसमें डायोड के नाम चेंज हो चुके हैं, लेकिन हमने उसमें दिया था इसका नाम D1 था और इसका नाम D3 था। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव से जुड़ा होने के कारण ये पॉजिटिव से फॉरवर्ड हो जाएगा और इसका कैथोड निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इस कारण से हमारी धारा इस रास्ते से फ्लो होने लगती है। इसी प्रकार से जब हमारा नेगेटिव साइकिल अप्लाई होती है, जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई होगी तो उस समय D3 और D5 हमारे फॉरवर्ड बायस में होंगे, क्योंकि जब हमारी नेगेटिव साइकिल अप्लाई होगी तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो पॉजिटिव से हमारा D2 जुड़ा हुआ है और D2 जुड़ा हुआ है और कैथोड जो है हमारे निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होने के कारण ये दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे और D1 और D3 हमारे रिवर्स बायस में हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका वेवफॉर्म। तो दोस्तों जब हमारी पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होगी तो उस समय हमारा कौन कौन सी डायोड ऑन होते थे? डायोड D1 और D2 और D3। और उस समय कौन से डायोड हमारे रिवर्स बायस रहते थे? जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई होती थी, यानी कि जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होती थी तो उस समय हमारे D1 और D3 ऑन रहते थे, जबकि D2 और D4 हमारे ऑफ रहते थे। दोस्तों जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई होती थी तो उस समय हमारे जो शेष दो डायोड थे वो हमारे ऑन होते थे और D1 और D3 ऑफ हो जाते थे। तो यहाँ पे D1 और D3 हमारे ऑफ हो गए और यहाँ पे D2 और D4 ऑन हो जाएंगे। पुनः जब हमारी पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होगी तो हमारे D1 और D3 ऑन हो जाएगा और D2 और D4 ऑफ हो जाएगा। अगेन जब हमारी नेगेटिव साइकिल अप्लाई होगी तो हमारा D1 और D3 रिवर्स बायस में होने के कारण ऑफ हो जाता है और D2 और D4 हमारे ऑन हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें हमें कॉन्टीन्यूअस आउटपुट मिलता रहता है। D1 D3 के रास्ते और D2 D4 के रास्ते हमें कॉन्टीन्यूअस इसमें वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों बात करते हैं इसके एडवांटेज की कि इसके लाभ क्या हैं। दोस्तों सबसे पहला लाभ इसका यह होता है कि इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी, इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में अधिक हो जाती है। इसमें हमें आउटपुट जो होता है वो दोनों साइकिल के लिए कॉन्टीन्यूअस प्राप्त होता है। इस सर्किट का जिस भी डिवाइस में हम उपयोग करते हैं वहाँ पे हमें लो लेवल के फिल्टर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो दोस्तों इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें 4 डायोड का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसको बनाने के लिए जो डायोड हम उपयोग करते हैं वो वही डायोड होना चाहिए। अगर डायोड सपोज दैट अगर हम एक डायोड एक अलग रेटिंग की लगा देते हैं और दूसरी अलग रेटिंग की लगा देते हैं तो इसके एरर क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एरर मिलता है, जिसको हम सुधार पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें सेम रेटिंग की डायोड लगानी चाहिए। आउटपुट डीसी एक उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है क्योंकि इसमें रिपल मिलता रहता है। जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में देखा था कि जब हम आउटपुट पे वीडियो डीसी वेवफॉर्म प्राप्त करते थे तो उसमें कुछ ऐसे के कंपोनेंट प्राप्त होते थे जिससे हमें आउटपुट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। सेम ब्रिज रेक्टिफायर में भी हमें आउटपुट पे कुछ ना कुछ रिपल फैक्टर की मात्रा मिलती रहती है, जिससे हमें प्योर डीसी नहीं मिल पाता है और उस रिपल फैक्टर को दूर करने के लिए हमें फ़िल्टर लगाने की आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।